हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे हाइगेन के वेव थ्योरी पर। लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन को प्रूव किया था, तो चलो आज हम रिफ्रैक्शन को प्रूव करते हैं। और रिफ्रैक्शन में जो स्नेल का लॉ है, यानी जो रिफ्रैक्शन के जो दो लॉज है, हम उनको प्रूव किया करेंगे और हम वेव फ्रंट बनाते हुए करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलो स्टार्ट करते हैं कि ये मेरे पास में क्या है, एक है प्लेन है और इस प्लेन से, इस सरफेस से दो मीडियम आपके पास सेपरेट हो रहा है। मैं मान लेता हूं कि बच्चों इस साइड में जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, यह स्पीड v1 है। यहाँ पर जो स्पीड है वो पहले तो मीडियम डेंसर ले लेते हैं, यहाँ हम जो स्पीड है लाइट का वो v2 मानेंगे, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में स्पीड डिफरेंट होता है। अब दो यहाँ हम इंसिडेंट रे ले लेते हैं, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे लिया और ये हम ये फर्स्ट इंसिडेंट रे, ठीक है। इसका जस्ट पहले ये सेकंड इंसिडेंट रे हमने यहां ले लिया है। तो ये दो इंसिडेंट रेज आपके पास है, ये इंसिडेंट रेज हमने ले ली है। हम मान लेते हैं कि बच्चों ये ए पॉइंट पर, और ये जब इंसिडेंट होगी तो कौन से पॉइंट पर होगी, बी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी। अब हमें ये पता है हाइगेन के अकॉर्डिंग कि हाइगेन ने बताया था कि जो रेज अपने पास आ रहा है, इन रेज के जस्ट परपेंडिकुलर आपके पास क्या बनता है, वेव फ्रंट बनता है। तो ये हमने इनके जस्ट परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बना दिया है और ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट, या हम इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रेज के साथ बन रहा है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टाइमिंग है वो t=0 टाइमिंग पर आपके पास इन दोनों पॉइंट्स पर हम बात कर रहे हैं, ये भी, और हम इस पॉइंट को भी मान लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं। तो ये अपने पास में हमने इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या बना दिया है, एक वेव फ्रंट बना दिया, क्योंकि हाइगेन ने ये बताया था कि जो वेव फ्रंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ वेव्स या रेज के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। तो बना दिया हमने। अब देखो ये जो रे है वो तो बच्चों इस ए पॉइंट पर, मतलब इस सरफेस में इंसिडेंट हो चुका है, ये वाला रे इंसिडेंट हो चुका है, लेकिन अभी ये वाला रे आपके पास इस सी पॉइंट पर नहीं पहुंचा है, ठीक है। अभी तो बी तक ही सेम डिस्टेंस यही तक ट्रेवल करके आया है। अब हमें पता है कि ये वाला जो रे है वो पहले डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है, लेकिन ये वाला जो रे है वो कुछ समय के बाद आपके पास में आफ्टर रिफ्रैक्शन एंटर करेगा। दोनों का जो अपने पास में दोनों का जो अपने पास में स्पीड भी होगा वो डिफरेंट होगा। ये अलग स्पीड से चल रहा है और ये अलग स्पीड से चल रहा है। बातें कुछ समझ में आ रही है अपने पास में। तो चलो, जब ये दोनों अलग अलग स्पीड से चलना है, क्योंकि दोनों का मीडियम सेम है, लेकिन हम टाइमिंग यहाँ क्या लेना है, दोनों का मीडियम सॉरी डिफरेंट है, लेकिन हम यहाँ टाइमिंग क्या लेंगे, सेम लेंगे। तो यहाँ ये जो रे है आपके पास है, ये मैं मान लेता हूँ कि आफ्टर टी टाइम, यहाँ लिख रहा हूँ आफ्टर टी टाइम, ठीक है। टी टाइम पर रिफ्रैक्शन हुआ और ये रेज, अब नॉर्मल बना देते हैं हम, यहाँ नॉर्मली बना देते हैं हम, ये नॉर्मल बना देते हैं इस कंडीशन पे, यहाँ नॉर्मल बना देते हैं, ये नॉर्मल बना दिया, ये एन है और ये एन डैश हम ले लेते हैं, एंगल बाद में हम लिखेंगे, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन हो चुका है और ये रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्टेड रे बनाना है। लेकिन बच्चों रिफ्रैक्टेड रे बनाने से पहले आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है, हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं, ये हमें पता है कि जो आपके पास में, ये जो आपके पास में या हमारे पास में जो वेव फ्रंट बना है, ये इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो एज ए न्यू डिस्टर्बेंस, न्यू वेव फ्रंट के लिए वर्क करना है, न्यू सोर्स के लिए वर्क करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इनसे ये क्या बनाते हैं, इनसे आर्क की शेप हम बनाते हैं। तो यहाँ से जैसे मान लो आप आर्क बनाएंगे, या वैसे आप देख सकते हैं यहाँ से जो वेव फ्रंट बनेगा न्यू, वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, जो वेवलेट्स निकलेगी इनके थ्रू। तो हम वेव फ्रंट बनाने का तरीका मैंने सिखा रखा, लास्ट क्लासेस में देख सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ से एक आर्क बना लेते हैं, यहाँ से हमने ये आर्क बना लिया बच्चों, ये एक आर्क यहाँ से बन गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क बना है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको टाइमिंग कितना लगा, टी लगा है, और ये कितना स्पीड से चल रहा है, v1 स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी बी से लेकर सी तक के
जो डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, v1t होगा, क्योंकि बच्चों b से लेकर c तक का जो स्पीड है वो v1 है, रेड मीडियम में चला और ये t आपके पास आ गया। लेकिन हम इस यहाँ बात हम करें तो यदि यहाँ बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा आगे बन जाएगा इसका कंपैरिजन में। यहाँ लेकिन देखिए ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि रेड मीडियम में है, और हमें पता है कि जो स्पीड होता है वो रेड मीडियम में ज़्यादा होता है डेंसर के कंपैरिजन में, तो यहाँ v1 v2 से ज़्यादा है, तो ये तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है, लेकिन ये डेंसर मीडियम में एंटर करेगा जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। टाइमिंग्स वही हम सेम ले रहे हैं, आफ्टर टी टाइम पर ही हम दोनों को वॉच कर रहे हैं। ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा क्योंकि यहाँ इसका स्पीड क्या है, डेंसर में कम हो चुका है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ आर का शेप आप बना दीजिए, ठीक है, न्यू वेवफ्रंट बनाने के लिए। और हमें पता है फिर आप क्या करते हैं, इनके एक कॉमन टेंजेंट हम बना देते, ठीक है, इनकी हम ये कॉमन टेंजेंट बना देते, थोड़ा सा इसको और सही कर लेते। पहले मैं टेंजेंट ही बना देता हूँ, ये एक और ये कॉमन टेंजेंट आप बना दीजिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट बना दी। ये कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो ये आपके पास में जो कॉमन टेंजेंट बनी, दोनों आर के शेप बनी, तो ये आपके पास में एक वेवफ्रंट बन चुका है। और ये जो वेवफ्रंट होगा, इस वेवफ्रंट को कहा जाएगा यहाँ रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। रिफ्रैक्शन में की रेज में बन रहा है, या इसको सेकेंडरी वेवफ्रंट भी कहा जाएगा, ठीक है। अब जो भी रेज रिफ्रैक्शन के पास जाएगा वो इनके जस्ट कैसा होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये रिफ्रैक्शन हुआ है, नॉर्मल से दूर हटेगा, तो ये चलो दूर हटा दिया आपने, ये नॉर्मल से दूर हटा दो आप, नॉर्मल से दूर, ठीक है, थोड़ा सा पाथ को चेंज करते हैं, नॉर्मल से दूर आप हटा दीजिए, इनको पैरेलल जाएगी दोनों रे। लेकिन ये वाला जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, जैसे इसके नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल भी परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो वेवफ्रंट है, क्योंकि ये जो रे हो चुकी है बच्चों, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, और ये हमने बताया ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है, जिसको आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव। ये डेंसर है तो आप इसको एज ए डेंसर मीडियम आप इसको बता भी सकते हैं कि एज ए डेंसर मीडियम यह हो चुका है। बताओ बातें यहाँ तक क्लियर है आपके पास में। अब यदि यहाँ तक बातें क्लियर है तो इस पॉइंट को सी दिया था, तो इस पॉइंट को आप डी दे दीजिए, ये पॉइंट डी है, ये इसको बी दे देते हैं, तो ये 90 बना। अब हम एंगल्स का बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, तो बच्चों ये एंगल क्या है आपके पास, आई होगा, और ये एंगल क्या होगा, आर होगा। ये कंप्लीट एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, 90 माइनस आर रहेगा। और यदि ये 90 माइनस आर है तो ये एंगल कितने का रहेगा, आर का रहेगा। बातें पता है क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 रहेगा। अब 180 के लिए इसको x मानकर 180 के इक्वल करेंगे सभी का ऐड करके, तो ये एंगल अपने पास आ भी जाएगा। अच्छा, ये एंगल कितने का रहेगा, आई का रहेगा, ठीक है, और ये एंगल वापस से आर का रहेगा। हम बता सकते हैं ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल क्या रहेगा बच्चों, 90 माइनस आई रहेगा, तो ये एंगल कितने का बचेगा, आई का रहेगा। आप इजीली में सोल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एंगल 90 माइनस आई रहा, यदि पूरा नॉर्मल परपेंडिकुलर तो 90 माइनस आई, ये पूरा 90 तो ये आई बच गया। आप कैसे भी देख सकते हैं, एंगल का कैलकुलेशन अच्छे से करना है। तो ये आई बताया हमने, ठीक है, ये आई है, तो ये आर हो गया, पूरा एंगल आपके पास में 90 था, तो ये 90 माइनस आर बच गया था, ठीक है, ये आर हो गया। इसी तरीके से ये पूरा नॉर्मल के साथ 90 बना रहा था सरफेस, तो आपके पास में ये 90 माइनस आई, तो ये आई बच गया। अभी जो वेवफ्रंट्स है ना बच्चों, नॉर्मल केस, सर ये परपेंडिकुलर केस हो, ये तो आप तिरछा बना रखिए, भाई तिरछा बनाना जरूरी है, मजबूरी है हमारी। ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेकिन ये जस्ट ऐसे है आपके पास में, ये जो नॉर्मल मतलब जो वेवफ्रंट बना है जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब हमें क्या प्रूव करना है, पहले मैथमेटिकल लॉ प्रूव करते हैं रिफ्रैक्शन का, जो कि स्नेल का लॉ होता है। स्नेल का लॉ क्या बोलेगा, जैसे मैं इस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों μ1 मान लेता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूँ μ2 अपने पास है, तो ये क्या होता है μ1 साइन आई इक्वल क्या होगा μ2 साइन आर होना चाहिए, ऐसा रिफ्रैक्शन का लॉ होता है। तो ये दो ट्राइंगल है, एक तो ए बी सी है, एक बच्चों ए डी सी, दोनों ट्राइंगल ले लीजिए आप, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बहुत इजी है ये तो, रिफ्लेक्शन तो इजी है। इन ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल देखें,
इसमें आई एंगल फाइंड आउट कर दीजिए, इसमें आर एंगल फाइंड आउट कर दीजिए। एंगल जो आई है, एंगल जो आई है आपके पास में, उसके सामने वाला साइड यहाँ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इसी तरीके से ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। और दूसरी बात देखिए बच्चों, एक बात और, अब वो ऐसे लेकर जब डी तक जा रहा था तो कितना स्पीड से जा रहा था बच्चों, v2 स्पीड से जा रहा था, कितने टाइम में जा रहा था, t टाइम में जा रहा था। तो ऐसे लेकर d तक का जो डिस्टेंस होगा v2 इंटू टी होगा, क्योंकि ऐसे लेकर d तक वो t टाइमिंग तो यहाँ भी t ले रहे थे, लेकिन स्पीड है डिफरेंट है, v1 नहीं है v2 है, मीडियम चेंज है। तो यहाँ कम डिस्टेंस ट्रेवल करा था, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो v2t करेगा। अब यदि एबीसी में हम देखें तो यहाँ साइन आई आप फाइंड आउट कर दीजिए, और आई का सामने आई यानी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर साइड क्या है बच्चों, बी सी है, और हाइपोटेन्यूस साइड क्या है, ए सी आपके पास है। ये ए सी साइड आपके पास क्या आ चुका है, हाइपोटेन्यूस हो चुका है। अब हमें यहाँ क्या देख लेना है, साइन आई बी सी, और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस v1 इंटू टी है। ऐसी को आप एज इट इज रहने दीजिए। अभी एक बार हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसमें साइन आर निकाल दीजिए। साइन आर परपेंडिकुलर साइड इसमें क्या होगा बच्चों, ए डी होगा, और हाइपोटेन्यूस आपके पास कॉमन साइड होगी दोनों के लिए हाइपोटेन्यूस कॉमन है ए सी, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, सामने वाला साइड ए सी हो गया। तो साइन आर और एडी का वैल्यू क्या होगा, v2 इंटू टी होगा, देखो अभी बताया हमने, ठीक है, v2 इंटू टी हो गया, और ये आपके पास ए सी हो गया। इक्वेशन हम दे देते इसको सेकंड, स्नेल का लॉ निकालना है तो आप इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का आप डिवाइड कर दीजिए। क्या आएगा, साइन आई, इधर क्या आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा। इधर v1t आ गया, इधर ac आ गया, इधर v2t आ गया, अगेन ac आ गया, ac से ac कैंसिल, t से t कैंसिल, और ये क्या आ गया, v1/v2 आ गया। और दोनों की वेलोसिटीज का जो रेशियो है, क्योंकि हम में पढ़ते हैं बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c/v होता है। तो n1 इक्वल क्या आएगा, c/v1 आएगा, और n2 इक्वल क्या आएगा, c/v2 आएगा। तो यहाँ v1 को क्या लिख सकता हूँ, c/n1 लिख सकता हूँ, या v2 को क्या लिख सकता हूँ, c/n2 लिख सकता हूँ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो n1 ही हम ले लेते हैं, इसको हम n2 मान लेते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 ले लेते हैं। तो यहाँ v1 और v2 को भी हम चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आपको दिखाई कम दे रहा है भाई, ये ठीक है। यानी n1 को हम c/v1 लिख सकते हैं, c/n1 मैंने हम चेंज कर दिया, v1 और v2 को यहाँ चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल v1, और v1 को क्या लिख सकता हूँ, c/n1 लिख सकते हैं, और v2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, c/n2 लिख सकता हूँ। c से c कैंसिल होगा, ये क्या आएगा, n2/n1 आना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया बच्चों, n1 साइन आई, और ये क्या आ जाएगा, n2 साइन आर। तो हम क्या देख रहे हैं, या हम क्या देख रहे हैं, देखो वही बात आ रहा है। फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन का स्नेल लॉ होता है वो क्या होता है, n और साइन थीटा इक्वल कॉन्स्टेंट। थीटा उस मीडियम में बनने वाला एंगल है, जो भी इंसिडेंट है रिफ्रैक्टेड रे है उनके साथ में, और n उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये दोनों मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। तो देखो फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम के लिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कांस्टेंट है। और यही आपके पास किसका लॉ होता है, स्नेल्स लॉ होता है। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि हमने स्नेल को लॉ को प्रूव कर दिया है। ये जो दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ तो मैथमेटिकल हमने एक तरीके से प्रूव कर दिया है। लेकिन एक बात आप देखें, जो थ्योरेटिकल लॉ है उसमें डायग्राम में आप देखिए, इंसिडेंट रे को आप देखिए बच्चों, नॉर्मल को आप देखिए, रिफ्रैक्टेड रे को देखिए, सभी के सभी एक ही प्लेन में यहाँ प्रेजेंट है। और सभी के सभी जब एक ही प्लेन में प्रेजेंट है तो ये आपके पास एक और लॉ हो चुका है रिफ्रैक्शन का। तो दोनों लॉ यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं वेव थ्योरी के बेसिस पर। तो ये आपके पास रिफ्रैक्शन था जो हाइगन की वेव थ्योरी के बेसिस पर प्रूफ हुआ है। ठीक है, थैंक यू।